है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी में एक नए टॉपिक बाष्पोत्सर्जन के लाभ के बारे में। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन पूरा पढ़ लिया था, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी। अब जो हमारा टारगेट है वो है बाष्पोत्सर्जन का क्या लाभ है। सबसे पहले इस पर बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं बाष्पोत्सर्जन का लाभ। जो ट्रांसपायरेशन है उसके क्या लाभ है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के लाभ। तो सबसे पहला तो लाभ हमें समझ में आता है कि इस क्रिया द्वारा पौधे अनावश्यक जल को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। अर्थात बाष्पोत्सर्जन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अनावश्यक जल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, अनावश्यक जल को बाहर निकालते हैं इसी क्रिया के द्वारा, ये लाभ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बता सकते हैं बाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही मूल रोमों द्वारा जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। इससे अगर पहली वीडियो को हम देख रहे हैं तो मैंने बताया था कि जब पत्तियों से पानी बाहर निकल जाता है तो होता क्या है, उस कोशिका में जो पानी कम हुआ है उस कोशिका में पानी की मात्रा पर्याप्त करने के लिए वह अपने पास वाली कोशिका से पानी लेगी, जल लेगी, फिर वह कोशिका अपने साइड वाली, इसी प्रकार से ये कोशिकाएं एक दूसरे से जल को लेती चली जाती हैं और लास्ट में जल की जो कमी होती है वो कहाँ होती है, मूल रोम में। और मूल रोम उस जल को अवशोषित कर लेता है, कहां से, बाहर से। तो बाष्पोत्सर्जन के कारण ही जल का अवशोषण होता है, ये वाली बात हमें समझ में आनी चाहिए, और इसी की क्रिया के द्वारा, ठीक है, और खनिज लवणों का भी अवशोषण होता है। तो हम लिख सकते हैं बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण संभव है, अवशोषण होता है। अगर बाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो पौधे में पानी की कमी नहीं होती, और पानी की कमी नहीं होती तो बाहर से पानी अंदर अवशोषित नहीं किया जाता। क्लियर है। दूसरा, और इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं कि इस क्रिया द्वारा पौधे अपने अंदर से हानिकारक पदार्थों को भी बाहर निकालते हैं। क्लियर है, ठीक है, अर्थात हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं इसी क्रिया द्वारा। तो हम लिख सकते हैं हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन भी बाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। क्लियर है। उसके अलावा हम देखते हैं इसी क्रिया द्वारा पौधे के सभी भागों में पानी का वितरण समान रूप से होता है। चलो, पौधे के विभिन्न भागों में, ठीक है, विभिन्न भागों में, ठीक है, क्या होता है, जल का वितरण होता है, ठीक है, पहुंचता है। क्लियर है, इसी क्रिया के द्वारा। और हम लिख सकते हैं इसी क्रिया के द्वारा पौधों का ताप नियमन भी होता है।
ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ये सारी चीजें, ठीक है, हमें समझ में आ रही है ये सब चीजें। तो मैंने बता दिया है कि पहला लाभ क्या है, इसी क्रिया द्वारा अनावश्यक जल को बाहर निकालेंगे पौधे, इस क्रिया के द्वारा ही। जल और खनिज लवणों का अवशोषण इस क्रिया पर आश्रित है, इस पर आधारित है। हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन इस क्रिया के द्वारा हो सकता है। पदार्थों के विभिन्न भागों में जो जल पहुंचता है, जाता है, वो भी इस क्रिया के द्वारा जाता है। और पौधों का ताप नियमन भी इसी क्रिया के द्वारा होता है। क्लियर है? तो हम लाभ समझे हैं, ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, ठीक है, अफेक्टिंग फैक्टर, जो इस पर इफेक्ट डालते हैं फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। क्लियर है? अर्थात प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपाइरेशन, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। देखते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो कारक हैं जिनके कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। समझ पा रहे हैं? वो कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ये वाली बात। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं वायु की आर्द्रता, ठीक है। वायु की आर्द्रता, आर्द्रता माने नमी से है, ठीक है। अगर पानी या आर्द्रता या नमी वायु में अधिक होगी तो बाष्पोत्सर्जन कम होगा। अगर वायु में नमी कम होगी तो बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। अगर वायु में नमी अधिक होगी तो बाष्पोत्सर्जन कैसा होगा? कम होगा। क्लियर है? तो जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, नमी है, वो एक इफेक्टिंग या अफेक्टिंग फैक्टर्स है। किसके लिए? ट्रांसपायरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ही जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो कम हो सकता है और इसके वजह से ही वो अधिक हो सकता है। अर्थात ये उसे कम और अधिक करने में, ठीक है, इफेक्ट डाल रही है। कौन? ह्यूमिडिटी, नमी। तो हम नमी को एक कारक बताते हैं, आर्द्रता को हम एक कारक बताते हैं। समझ में आया है? तो सबसे पहला फैक्टर हमें कौन सा समझ में आया है? ह्यूमिडिटी। दूसरा है वायु की गति, ठीक है, वायु की गति। तो सबसे पहला इफेक्टिंग फैक्टर्स हमने क्या देखा, ठीक है, आर्द्रता, ठीक है, ये देखते हैं, सॉरी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसे, ये, ठीक है, ह्यूमिडिटी। क्लियर है? देखते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्द्रता के अलावा वायु की गति। ध्यान देंगे, अगर हवा तेज चलेगी तो भी बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। अगर हवाएं धीरे चलेंगी तो बाष्पोत्सर्जन कम होगा। उसके लिए हम देख सकते हैं, हवा तेज चलने से मतलब ये भी है कि जो पत्ती होगी, पत्ती का जो सरफेस है, ऊपर है, ऊपरी परत है, अगर उस पर पानी की कुछ बूंदे होंगी तो वायु के कारण वो क्या होती चली जाएंगी? साफ होती चली जाएंगी और नीचे से पानी और आता चला जाएगा, बाष्प और आती चली जाएगी। दूसरा, एक बात और देख लेंगे कि अगर इस एरिया में, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाष्प आ रही हैं तो वो कुछ स्थान पर क्या कर सकती हैं? नमी को ज्यादा बना रख सकती हैं, जिसके कारण पत्ती में से जो बाष्प आएगी वो निकलना कम कर देगी। अगर होगा क्या, तेज हवाएं चलती रहेंगी तो यहां से वो ऊपर वाली ह्यूमिडिटी आगे की ओर चली जाएगी, आर्द्रता, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर हो जाएगा हवा चलने के बाद कैसा हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा और नीचे से बाष्पोत्सर्जन तेजी के साथ होने लगेगा। इसका मतलब जो वायु की गति है वो भी बाष्पोत्सर्जन की, ठीक है, रेट को या दर को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। क्लियर है? तो ये भी एक अफेक्टिंग फैक्टर्स है। और देख लेंगे हम
प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर प्रकाश या दिन में बाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, हमें पता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा तो वो क्या करता चला जाएगा, वहां से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कराता चला जाएगा। क्लियर है। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि दिन के समय में जब स्ट्रोमेटा खुले रहेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो उस समय बाष्पोत्सर्जन होगा, जबकि रात में जब वो बंद हो जाएंगे तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। इसका मतलब लाइट भी एक अफेक्टिंग फैक्टर्स है। तो तीसरा हम देख रहे हैं प्रकाश की बात, ठीक है। और चौथा हो जाएगा भैया पत्ती में स्ट्रोमेटा की संख्या। क्लियर है। ये भी तो बता सकते हैं, अगर स्ट्रोमेटा कम है तो भी तो बाष्पोत्सर्जन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है। ये वाली चीज भी हम देख सकते हैं। और एक दिया है टेम्परेचर, ठीक है, तापमान। और पांचवा है स्ट्रोमेटा की संख्या, ठीक है, स्ट्रोमेटा की संख्या। अगर स्ट्रोमेटा अधिक है तो बाष्पोत्सर्जन अधिक। क्लियर है। अगर कम है तो बाष्पोत्सर्जन कम। जबकि टेम्परेचर, ठीक है, अगर अधिक तापमान होगा तो बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी और टेम्परेचर कम होगा तो बाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। तो ये इफेक्टिंग फैक्टर्स हमें समझ में आ गए हैं। कितने? 5। आर्द्रता, वायु की गति, प्रकाश, तापमान, स्ट्रोमेटा की संख्या, ये सभी प्रभावित कर सकते हैं किसे? ट्रांसपाइरेशन या बाष्पोत्सर्जन। चलो अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये पूरा ट्रांसपाइरेशन हमने कर लिया है। इससे पहले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमेटा देख लिया था। अब हम बात करेंगे स्ट्रोमेटा के ओपन और क्लोजिंग सिस्टम पर, उसकी मैकेनिज्म पर, ठीक है। कोई भी स्ट्रोमेटा है वो किस प्रकार बंद हो जाता है और कैसे वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रोमेटा को हमें देखना है ओपन एंड क्लोज, वो किस प्रकार से ओपन होता है और किस प्रकार से वो क्लोज होता है, ठीक है। एक बात हम समझे हैं, इतनी बात तो हम जानते ही हैं, ये ओपन वाली जो कंडीशन होगी वो डे टाइम में होगी और जो क्लोज वाली कंडीशन होगी वो नाइट टाइम में होगी, ठीक है। तो हमें यहां से एक बात समझ में आ रही है कि दिन के समय में तो स्ट्रोमेटा ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे, जबकि रात के समय में स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्लियर है। जरा देखते हैं कैसे हो पा रहा है ये सब चीज, ठीक है। देखो इसके बारे में अलग अलग मत दिए गए हैं कि वो किस प्रकार खुलते हैं, किस प्रकार बंद होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ 10th लेवल पर एक ही दिखाया गया है उसका, ठीक है, ओपन और क्लोजिंग का जो, ठीक है, मैकेनिज्म है। मैं उसी के बारे में बात करूंगा। देखते हैं जरा, हम देख लें। ये क्या है? स्ट्रोमेटा। ये क्या बना दिए हैं? स्ट्रोमेटा बनाए हैं भाई, ठीक है। अगर हम इस स्ट्रोमेटा को देख रहे हैं तो यहां पर क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब बात यहां से शुरू करेंगे। इन कोशिकाओं में, गार्ड सेल में जो द्वार कोशिकाएं हैं, इनमें सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। समझ में आ रही है बात? ये बात हमें 3 शब्द मैंने पहले भी बताए हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज
मंड या स्टार्च। जब भी पौधों में भोजन बनेगा वो ग्लूकोज के रूप में बनेगा, जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा सुक्रोज के रूप में जाएगा, जब भी वो स्टोर होगा स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर होगा। तीन चीजें हैं प्लांट के केस में, बनने की कंडीशन अलग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कंडीशन अलग, स्टोर करने की अलग। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। यहां प्रकाश संश्लेषण हुआ, ग्लूकोज बना, ठीक है, और इसके अंदर जो स्टोर फूड होगी, मान लो रात के समय में तो इसमें जब स्टोर हुआ होगा फूड, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ होगा, तो इसमें स्टोर फूड किस रूप में होगा? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च कैसा होता है? ठोस होता है। जब इस सेल पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सनलाइट का फॉल होगा, तो ये स्टार्च भी किस कंडीशन में आ जाएगा? सारा का सारा एक विलयशील शुगर में बदल जाएगा, शर्करा में बदल जाएगा। ऐसी शर्करा बना लेगा जो पानी में घुली हुई है। ग्लूकोज तो पहले से ही उस रूप में। क्लियर है? तो सूर्य के प्रकाश में जो स्टार्च है वो चेंज हो गया है किसमें? एक विलयशील शर्करा, घुलनशील शर्करा के रूप में। क्लियर है? तो यहां जो कंडीशन होगी सारी की सारी वो घुलित अवस्था होगी, विलयशील होगी शर्करा। क्लियर है? लेकिन अभी देखो मैं इसी की बात कर रहा हूं, लेकिन जब रात हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ये सारा ग्लूकोज स्टोर होगा, और स्टोर होने की कंडीशन क्या बताई है? स्टार्च। और स्टार्च कैसा होगा? ठोस होगा। समझ में बात आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दें, जब रात होगी तो ये ग्लूकोज स्टार्च में चेंज हो गया होगा, अविलयशील शर्करा में बदल गया होगा, और अविलयशील शर्करा में बदलने के लिए जब ये ठोस हुआ होगा तो इसके अंदर का पानी बाहर सहायक कोशिकाओं में आ गया होगा, और ये स्टोमेटा क्या हो गया होगा? सिकुड़ गया होगा। ये जो गार्ड सेल है वो सिकुड़ गई होंगी। क्लियर है? लेकिन जैसे ही दिन आएगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहां पर ग्लूकोज बनने लगेगा, और ये अविलयशील शर्करा जो ठोस थी, जो घुली हुई नहीं थी, वो सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में विलयशील शर्करा में बदल जाएगी। और यहां ध्यान दें, अंदर ग्लूकोज और पानी, अर्थात विलयशील शर्करा, बाहर केवल पानी, ऐसा समझेंगे। तो बाहर से पानी परागशरण की क्रिया के द्वारा कहां चला जाएगा? अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने से ये जो गार्ड सेल हैं, द्वार कोशिकाएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? स्फीत हो जाएंगी, यानी कि फूल जाएंगी, और स्फीत होने से ये गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? खींची हुई हो जाएंगी, और स्टोमेटा खुल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान दें, इसे मैं और एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करता हूं, उसे समझेंगे जरा। ठीक है, एक बार फिर दोबारा इस पर जाएंगे। जो एग्जाम्पल बताता हूं उस पर ध्यान दें। देखो, हमने जो छोटे बच्चे, ठीक है, गुब्बारे से खेलते हैं, जो बैलून है, ठीक है, उस गुब्बारे को या उस बैलून को देखा है। क्लियर है? अब वो बैलून इस टाइप के भी होते हैं, तुमने देखा होगा कि उनसे बहुत बहुत सारे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, जैसे चिड़िया, ठीक है, हर्ट और कुछ ऐसे, ठीक है, एनिमल उन गुब्बारों से या बैलून से बना लेते हैं। ठीक है, तुम कभी देखना, मान लो, ठीक है, ये एक क्या बना ली है, उन्होंने कोई चिड़िया बनाई,